बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है और एनडीए के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है। इसी बीच दिल्ली में जबरदस्त सियासी गहमागहमी है। एनडीए की बैठक में मोदी पर क्या फैसला हुआ? नायडू और नीतीश ने कौन कौन से मंत्रालय मांगे? क्या मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई? एनडीए की बैठक में क्या क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। शाम को एनडीए के सदस्यों के साथ बैठक की और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुना। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about portfolios? Sir, anything? Sir, any portfolio? I will talk to you after. पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। बिहार की सफलता से आशावान भी हैं और प्रसन्न भी हैं जो नंबर हमें मिला है, और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत जल्द नई सरकार का गठन होगा, लेकिन गठबंधन की सरकार को लेकर आज हुई बैठक में क्या क्या हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, पहले आपको ये बताते हैं। एनडीए की बैठक में 16 लोकसभा सीट जीतने वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। 12 सीटें जीतने वाले जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हम के नेता जीतन राम मांझी समेत एनडीए के अन्य सहयोगी मौजूद रहे। एनडीए की बैठक में आगे का रोड मैप तैयार हो गया, लेकिन मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री ने नतीजों को लेकर एक बड़ी बात कही। हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है और आगे भी उतरेंगे। हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। मोदी का इशारा यही है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या, एनडीए की जीत हुई। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी के लिए थर्ड टर्म की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी को एनडीए के साथियों पर निर्भर रहना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये कितना कठिन होगा, इसे आप शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के साथियों की डिमांड लिस्ट से समझ सकते हैं। एनडीए के प्रमुख साथी टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर से लेकर 5 से 6 मंत्रियों की मांग रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी की डिमांड लिस्ट में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, हेल्थ, आवास एवं शहरी विकास, जल शक्ति और फाइनेंस की डिमांड रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अहम मंत्रालय के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकते हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि जेडीयू की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की गई। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस यानी राज्य मंत्री चाहते हैं। अगर बात चिराग पासवान की करें तो मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जीतन राम मांझी और जेडीएस के कुमार स्वामी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 10 साल के बाद लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता खुला है और बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से चूक गई है। हालांकि कांग्रेस मात्र एक ही सीट को जीत पाई है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। वहीं बीजेपी खेमे में टेंशन इस बात की है कि एक सीट कैसे हार गए। गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से चूक गई। बनासकांठा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकुर ने जीत दर्ज कर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीजेपी ने यूं तो 26 में से 25 सीटें जीती है और कांग्रेस एकमात्र बनासकांठा सीट ही जीत पाई है। लेकिन कांग्रेस नेता इस बात से खुश हैं कि 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तो खुला। मात्र एक सीट जीतने के बाद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हमने बीजेपी का अहंकार तोड़ दिया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्यारे गुजरात के आवाम का, देश की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को, हमारे अलायंस को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया और भाजपा का जो अहंकार था उस अहंकार को देश की और गुजरात की जनता ने तोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं बनासकांठा के मतदाताओं का कि बनास की बहन को, हमारी बहन को देश की पार्लियामेंट की बहन बनाई है और वहां हमारी आवाज गूंजेगी। बीजेपी इस बार भी सभी 26 सीटों पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने सिर्फ जीत नहीं बल्कि सभी सीटों पर 5 लाख की लीड से जीतने का लक्ष्य रखा था। बीजेपी ने भले ही एक सीट गंवा दी, लेकिन गुजरात में बीजेपी का जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। इसके बावजूद कहीं भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। हालांकि जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पार्टी ऑफिस जरूर पहुंचे। उन्होंने गुजरात की जनता का आभार जताया, साथ ही बनासकांठा सीट पर हार का दुख भी जताया। 18મી લોકસભાની અંદર પણ 26માંથી 26 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીતવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, પરંતુ કમનસીબે અમારી કોઈ મહેનત ઓછી પડી હશે, મતદાતા ભાઈ બહેનોની અમારા પ્રત્યે કોઈ નારાજગી હશે, જાણે અજાણે અમારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હશે અને એના કારણે અમે એક સીટ ફક્ત 31,000 મત માટે ગુમાવી છે। એનું અમને અત્યંત દુઃખ પણ છે। 26માંથી 26 બે વખત આવ્યા પછી આ વખતે પણ અમારા પ્રમાણે જે મહેનત થઈ છે, સૌ કાર્યકર્તાઓથી માંડીને લોકોમાં જે પ્રજાજનોમાં જે વિશ્વાસ હતો એ વિશ્વાસના આધારે અમે પણ 26માંથી 26 આ વખતે પણ જીતવા માટેનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો। પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ કચાશ, કોઈ ભૂલના કારણે એક સીટ એ નથી આવી, 25 सीटों આવી છે। માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ફરીથી આ લોકસભામાં ઇલેક્શનને વધાવીને પ્રજાજનોનો આભાર માનીને, કાર્યકર્તાઓનો પણ આભાર માનીને गुजरात में 25 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व खुश नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि 12 सीटों पर साल 2019 के मुकाबले बीजेपी उम्मीदवारों की लीड कम हुई है। सिर्फ अमित शाह और CR पाटिल ही अपनी लीड बढ़ा पाए हैं। CR पाटिल एक बार फिर नवसारी सीट से 7,77,000 वोटों से जीते, तो अमित शाह ने भी गांधीनगर सीट से 7,44,000 वोटों से जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी ने जीत का जश्न इसलिए भी नहीं मनाया क्योंकि राजकोट में गेम जोन अग्निकांड के बाद बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पार्टी जीत का जश्न नहीं मनाएगी। उधर कांग्रेस बनासकांठा सीट पर जीत से काफी उत्साहित दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। इस लोकसभा चुनाव में राजकोट सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। क्षत्रिय समाज को लेकर पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान और उसके बाद क्षत्रिय समाज के आंदोलन से लग ये रहा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाला बड़े आराम से जीत गए। ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजकोट सीट से निर्वाचित सांसद पुरुषोत्तम रूपाला। इनके एक विवादित बयान की वजह से
पूरे चुनाव में राजकोट सीट चर्चाओं में रही। क्षत्रिय समाज ने पूरे गुजरात में आंदोलन किया, लेकिन क्षत्रिय समाज के आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बावजूद रूपाला बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए। पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज के आंदोलन को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी राजकोट सीट गंवा सकती है, लेकिन चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया। पुरुषोत्तम रूपाला ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के परेश धनानी को 4,84,260 वोटों के बड़े अंतर से हराया। हालांकि जीत के बाद उन्होंने क्षत्रिय समाज के विरोध को लेकर कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी राजकोट के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा क्षेत्र के मेरे सभी मतदाताओं को नमन करके उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पराक्रम की पराकाष्ठा की, परिश्रम की पराकाष्ठा की, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से मतदाताओं ने मतदान में रुचि ली और भारी मतदान किया, इसके लिए मैं मतदाताओं को भी फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। राजकोट सीट से हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी ने भी रूपाला को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। राजकोट का रण मैदान ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की, जन जन के संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को पिघालने की थी। मुझे लग रहा है कि कहीं स्वार्थ और भय की दीवार के बीच गुजरात के लोगों को गुलाम बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी, उसमें वो सफल हुए हैं। लोगों में मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार और कई समस्याओं से घिरी हुई गुजरात की सामान्य जनता, उनके दिल और दिमाग के बीच फासला बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब। क्षत्रिय आंदोलन का चेहरा रही पद्मनी बाला ने पुरुषोत्तम रूपाला की जीत पर क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। जो आंदोलन हमने जो शुरू किया था, जो शुरुआत हमारी थी, उस आंदोलन की तो जीती हुई है मेरे हिसाब से। कि जो हमने बहनों ने जो आंदोलन किया था और जब बीच में राजकारण आ गया और संकलन समिति जो बीच में आ गई, तो इस हिसाब से तो आंदोलन की हारी हुई है। वजह वो रही है कि जो हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वहाँ से हमें एक राजकारण आ गया बीच में, और बीच में राजकारण लेके आए संकलन समिति। क्षत्रिय आंदोलन का सबसे बड़ा मकसद पुरुषोत्तम रूपाला को हराना था, लेकिन रूपाला जिस पाटीदार समाज से आते हैं, राजकोट सीट पर उसी पाटीदार समाज के सबसे ज्यादा वोट हैं। इसके अलावा रूपाला को दूसरे समाज के लोगों का समर्थन भी मिला। यही वजह है कि क्षत्रिय आंदोलन का असर नहीं हुआ और रूपाला बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार लोकसभा चुनाव में गुजरात की सिर्फ 25 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, क्योंकि सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत ही गए थे। नतीजे आने के बाद अब ये मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस के नेताओं ने हाईकोर्ट में बीजेपी के निर्विरोध चुने गए सांसद मुकेश दलाल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है और इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट की बात करें तो पहले से ही बीजेपी के पक्ष में निर्णय जा चुका था, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने फॉर्म विड्रॉ कर लिया था, अन्य जो प्रत्याशी थे उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया था, इसलिए निर्विरोध मुकेश दलाल बीजेपी के यहाँ से चुने गए थे। अब ये समग्र मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुँचा है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट पहुँचे। अब देखना ये कि हाईकोर्ट क्या करेगा, इस मामले पर बातचीत करेंगे। कल्पेश भाई बारोट जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं। कल्पेश भाई, ये पूरा मामला क्या था और क्या लेके हाईकोर्ट गए, क्या कुछ हाईकोर्ट में कहा है? हमने हाईकोर्ट में डिमांड रखी है कि सूरत लोकसभा का चुनाव नए तरीके से होना चाहिए। जो लोकसभा के सांसद बने हैं मुकेश दलाल जी, उनका सांसद पर रोड होना चाहिए। और हमारी जो मुख्य डिमांड है कि भाजपा ने साम दाम दंड की नीति अपनाकर नीलेश कुमारी के पास फॉर्म वापस खिंचवाए और सूरत के 19 लाख से ज़्यादा मतदारों का अधिकार छीनने का काम बीजेपी ने किया है। तो उसके बारे में हमने हाईकोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करवाए। और दूसरे हमारे दो फरियादी फिरोज भाई मलिक और अशोक भाई पिपड़े और 16,873 नंबर से हमारी एप्लीकेशन जमा हुई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने आपकी जो शिकायत है वो एक्सेप्ट कर ली है क्या?
हाईकोर्ट ने हमारी शिकायत एक्सेप्ट कर ली है और मेरा ये भी कहना है कि अगर हाईकोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला तो सूरत के मतदारों के लिए उनके हक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। मुख्य तौर पे किन बातों को आपने भार दिया है, हाईकोर्ट में समझाने का प्रयास किया और किन किन के खिलाफ एक्शन लेने की बात करी है? एक तो मुकेश दलाल का सांसद पर दौड़ होना चाहिए, दूसरा नीलेश कुमारनी ने साम दाम दंड और भेंट के हिसाब से जो फॉर्म वापस लिया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुना गलत एफिडेविट करना है। तो नीलेश कुमारनी ने खुद एफिडेविट किया था तो उनके खिलाफ गुना होना चाहिए। फिर दूसरा जिन लोग ने नोटरी किया था उनके खिलाफ भी गुना दाखिल होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। तो क्या चुनाव अधिकारी को भी इसमें कहीं न कहीं आपने पक्षकार बनाया है कि भाई उनके खिलाफ किस तरह से होना चाहिए? चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ था तब से चुनाव अधिकारी थे वो पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता है, ऐसा उनका वर्णन था। तो उसके लिए चुनाव आयोग पे हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने गुजरात हाईकोर्ट में कंप्लेंट दाखिल किया है। क्या लगता है आपको, गुजरात हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस मामले में कुछ नया मोड़ आ सकता है? हमें पक्का न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है। और हमें न्याय हाईकोर्ट से नहीं मिला तो हमारे जो सीनियर एडवोकेट है पंकज चापानी रहा, उन्होंने हाईकोर्ट तक जाने का बोला है। सुप्रीम कोर्ट जाने का मैं बोला है। तो बिल्कुल आपने सुना कल्पेश भाई बारोट जो कांग्रेस के लीडर हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने सूरत की लोकसभा सीट मुकेश दलाल के रूप में जीती थी उसको चैलेंज किया, क्योंकि सूरत के जो मतदाता हैं उनके साथ कहीं न कहीं गलत हुआ है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे नीलेश कुंभानी, उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ जो अन्य जो उनके ठेकेदार थे, जो प्रस्तावक थे, उन्होंने भी गलत तरीके से एफिडेविट दिया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जैसा कि इनका आरोप है कि सूरत लोकसभा सीट को लेकर चुनाव अधिकारी भी लगातार शंकास्पद भूमिका में थे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो मतदाताओं के तौर पर कांग्रेस के 3 लीडर जो हैं गुजरात हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल किए हैं। अब देखना ये होगा, हालांकि ये कह तो ये रहेगा कि गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो गुजरात हाईकोर्ट किस तरह का अपना इस मामले में रुख अख्तियार करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल हम बात कर सकते हैं कि सूरत लोकसभा सीट जो 2024 के चुनाव निर्णय आने से पहले ही चर्चा में आई थी, एक बार फिर से कहीं न कहीं चर्चा का केंद्र बिंदु बनने जा रही है, क्योंकि अब मामला पूरा ये कोर्ट में पहुंच चुका है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात के खेड़ा जिले में स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके लिए 10,000 किलो आम मंगवाए गए थे, जिसे प्रसाद के रूप में संतों और स्वयं सेवकों ने जाकर लोगों के बीच बांटा। भगवान और आम ही आम, मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के वड़ताल के स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां श्री लक्ष्मी नारायण देव की द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर 10,000 किलो आम का भोग लगाया गया। इस मंदिर में अहमदाबाद SGPV गुरुकुल परिवार के स्वामी माधव प्रियदास जी और पुराणी स्वामी बालाकृष्ण दास जी ने रविवार को 10 टन केसर आम अन्नकूट का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस आयोजन के साक्षी बने। किया हुआ भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ये आम फल वृद्धाश्रम और दिव्यांग बालकों एवं अनाथ आश्रम में प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिसके हाथ में आम आता है उसके मुख पे जो स्मित आता है वो बहुत खुशी प्रदान करता है। वड़ताल स्थित स्वामी नारायण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के केंद्र में लक्ष्मी नारायण और रणछोड़ राय की मूर्ति है। वहीं दाईं ओर स्वामी नारायण के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति है, जबकि बाईं तरफ वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर में भगवान को केसर आम का भोग लगाने के बाद संतों और स्वयं सेवकों ने आमों को वृद्धाश्रम, अनाथालयों और दिव्यांगों के केंद्रों में प्रसाद के रूप में बांटा। गुजरात के खेड़ा से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।